हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या? तो बेसिकली जब भी कोई पर्सन क्राइम कर देता है तो उसको ड्यू पनिशमेंट दिलाना और जस्टिस डिलीवर करना, उसको हम लोग कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो सारी आ जाती हैं, जैसे कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हो गई, ठीक है, जिनका काम है लॉ एनफोर्स करना, या फिर जो एडजुडिकेटिंग क्राइम की एजेंसीज हो गई, या फिर जो भी क्रिमिनल कंडक्ट को करेक्ट करती हैं वो वाली एजेंसीज हो गई। तो ये सारे लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये किया क्यों जाता है? तो बहुत सिंपल से रीजंस है कि ताकि दोबारा से क्राइम ना हो, या फिर जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट मिल पाए, और जितने भी क्रिमिनल्स हैं जब पनिशमेंट उनको मिल चुकी होती है तो उनको रिहैबिलिटेट भी किया जाए। उसके बाद जितने भी विक्टिम्स हैं जिनके साथ गलत हुआ है तो उनको भी प्रॉपर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए। फिर सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की जाए, या फिर ऑफेंडर्स को रोका जाए कि कैसे वो दोबारा से क्राइम कमिट ना करें। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस निकाले जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कि इसकी नीड ही क्यों है, रिफॉर्म्स इसमें चाहिए क्यों है? तो रिफॉर्म्स का देखो, आप बेसिक अगर मैं आपको बताती हूँ, कभी भी जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप इसमें बेसिक बेसिक चीजें एक बार सोचो। कोई कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं, पहले आप बेसिक सोचो कि क्यों हो सकता है ये। तो एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चला आ रहा है बहुत पहले से, बहुत पुराना हो चुका है। तो रिफॉर्म्स की ना, एक तो जो भी आपका सिस्टम आएगा ना, जो भी टॉपिक आता है, जिस भी चीज में रिफॉर्म की नीड है, उसमें आप एक सिंपल चीज समझना कि हर साल चेंजेस होते हैं। जबकि हमारा जो सिस्टम चलता आ रहा है, सिस्टम में तो इतने फ्लॉज हैं, एक तो उसकी वजह से रिफॉर्म्स की नीड होती है। दूसरा, आपको भी पता है इतनी जल्दी जल्दी तो रिफॉर्म्स आते नहीं है, तो कितने पुराने हो चुके होंगे रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से नए रिफॉर्म्स लाने की नीड है। कितना पुराना सिस्टम हमारा चल रहा है, तो आउटडेटेड हो जाती हैं चीजें। तो पहला पॉइंट तो आप यही करोगे, ये कॉलोनियल टाइम से चलता आ रहा है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऑब्वियसली अब आज के टाइम में तो, अभी 21st सेंचुरी में तो कोई फायदा नहीं है ना, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो कॉलोनियल टाइम की जो चीजें चलती आ रही है, जो कि हमारे नेशन को रूल करने के लिए लगाई गई थी, वो चीज तो आउटडेटेड डेफिनेटली हो गई है। इसी वजह से इसमें रिफॉर्म की नीड है। फिर जस्टिस डिलीवरी में भी बहुत फ्लॉज आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लाया क्यों जाता है? जितने भी इनोसेंट लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जाता है। बट यहाँ पर क्या हो गया कि लोगों का हरासमेंट ज्यादा हो जाता है इससे। तो एक तो वो वाला पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है कि आप सोचो कि केसेस जो है उसमें पेंडेंसी कितनी चलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वही मिलती रहती है ना। तो केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वो वाला सिस्टम चलता आ रहा है। फिर बहुत ज्यादा अंडर ट्रायल्स चलते रहते हैं। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को भी भर रखा है इंडिया में, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। पुलिस के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, क्योंकि पुलिस जो होती है वो एक फ्रंट लाइन में होती है क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस के साथ ही मेजर इश्यूज आ जाते हैं। आपको पता ही है, करप्शन में इश्यूज आ जाते हैं, वर्कलोड फिर पुलिस के पास काफी हो जाता है, हर छोटी छोटी चीज के लिए तो पुलिस के पास लोग भागने लगते हैं, ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी भी रहती है पुलिस की, वो एक बहुत बड़ा हर्डल बनती है कि अगर आपको एक ट्रांसपेरेंट और जल्दी डिलीवरी चाहिए जस्टिस का, तो वो इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हमें नीड है, रिफॉर्म्स की नीड है उसमें, ठीक है। तो इसी बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे टॉपिक लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप, दिस इज आवर वेबसाइट synopsisize.in। तो यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में, मेंस इन 300 टॉपिक्स पर क्लिक करना और यहाँ पर टॉपिक लिस्ट पर क्लिक करना। तो हम लोग अभी GS2 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम GS2 गवर्नेंस और ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से टॉपिक लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे। तो ये आपको डेफिनेटली करके जाने हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं ये छोड़ के नहीं जाने हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा ही आएगा, वो आप समझ लो। और जिन लोगों ने परचेज किया हुआ है उनके लिए ठीक है, या जो करना चाहते हैं वो देख लें। ओके, सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेसिकली जस्टिस का डिलीवरी है। वहीं यहाँ पर सेम चीज़ दी गई है, जिन्होंने भी क्राइम कमिट किया है उनके लिए जस्टिस डिलीवरी का एक पूरा सिस्टम बनता जा रहा है। और गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, जिनका भी ये गोल रहता है कि ऑफेंडर्स को रिहैबिलिटेट करना, मतलब अगर उन्होंने सजा काट ली है तो उसके बाद उनको रिहैबिलिटेट भी करना पड़ेगा। फिर जैसे सोशल इश्यूज वगैरह भी काफ़ी आ जाते हैं उनके साथ, लोग ठीक नहीं देखते और लोग बहुत गंदी नज़र से देखते हैं, या फिर लोग
रिस्पेक्ट नहीं होती, उनकी काम नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, तो उनका रिहैबिलिटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर दूसरे कोई क्राइम और दोबारा ना कर दें वो, ठीक है, या फिर विक्टिम्स जितने भी हैं जिनके साथ गलत हो गया है उनको भी मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, तो विक्टिम्स का भी ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। और जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं इस सिस्टम के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कौन कौन है? सबसे पहले तो फोर फ्रंट में पुलिस आ जाती है, फिर प्रोसिक्यूशन आती है, डिफेंस लॉयर्स आते हैं, ठीक है। जो प्रोसिक्यूशन होता है वो क्या प्रूफ करेगा कि ये बंदे ने क्राइम किया है। डिफेंस लॉयर है वो क्या प्रूफ करेगा? एक शील्ड लगाएगा कि भाई मेरे बंदे ने क्राइम नहीं किया हुआ है, तो नॉट गिल्टी प्रूफ करेगा, ये होता है। फिर कोर्ट्स भी आ जाते हैं, प्रिजन सिस्टम भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सिस्टम का वो ये है कि दोनों ही पार्टीज, चाहे वो विक्टिम्स हो चाहे वो अक्यूज्ड पर्सन हो, मतलब कि जिसने क्राइम किया है, दोनों के ही राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो लाई करता है विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस है उस एक्ट के लिए, पॉक्सो एक्ट के लिए, उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शन करता है, जिस तरीके से चलता है, उसमें ना विक्टिम के ऊपर हरासमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ना उसका ट्रॉमा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। हालांकि हमें विक्टिम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, उसको मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, पर हमारा सिस्टम ही ऐसे फंक्शन करता है कि हम विक्टिम को ना और ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पर बात की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी के साथ मिलके इस चीज़ को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी रिफॉर्म्स की थोड़ी नीड है। आप थोड़ा सा देखते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया में कैसे फंक्शन करता है। तो जितने भी लॉज हैं इंडिया में, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हो चाहे कोई और लॉज हो, वो सारे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो प्रिंसिपल फॉर्मल एजेंसीज है क्रिमिनल जस्टिस की वो है पुलिस, जुडिशरी, करेक्शंस। एंड देन कौन कौन से हैं? जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये स्टेट सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। पुलिस एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट सब्जेक्ट्स में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जुडिशरी को एडमिनिस्टर करेंगे नेशनल लेवल पे। फिर अभी आर्टिकल 32 आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से डील करेगा, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से डील करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रेमेडी प्रोवाइड की है ताकि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स किए जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, 226 में हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी कुछ स्पेशल पावर्स देता है कि वो ऑर्डिनेंसेस, कुछ अर्जेंट सिचुएशंस अगर आ जाती है उसमें ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के अंडर ये पावर है और गवर्नर को आर्टिकल 213 के अंडर ये पावर है। बस यहाँ पर 1, 2, 3 का बस ऑर्डर चेंज हो रहा है, बाकी आप ये इस ऑर्डर में इसको ध्यान रखना कि 1, 2, 3 के ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को इसी हिसाब से पावर दी जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो जैसे सिंपल तरीके से पॉलिटी पढ़ोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए। बट अगर आप ना थोड़ा सा ऐसे पढ़ने की कोशिश करोगे ना, जैसे प्रेसिडेंट को और गवर्नर को दोनों को ना कंपेयर करके पढ़ना, तो आपको लगेगा कितना सिंपल है पॉलिटी। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट के भी वही ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है, गवर्नर के भी बहुत सेम पॉइंट्स है। बस गवर्नर के पॉइंट्स कुछ जगह पे कुछ पावर्स के मामले में अलग हो जाएंगे, जबकि प्रेसिडेंट को वो पावर्स दी होंगी। तो पर आप डिफरेंस करके पढ़ोगे ना, आपसे बहुत अच्छे से किया जाएगा। ऐसे ही आप प्राइम मिनिस्टर को जब पढ़ोगे, उसको चीफ मिनिस्टर के साथ पढ़ना, देखो आपको कितना ईजी हो जाएगा ना पॉलिटी, वो आपको मतलब पता लगेगा आपको। आप अगर पढ़ के ना, जो भी पढ़ेगा इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, एक एक चैप्टर एक बार पढ़ना, एक बार प्रेसिडेंट और गवर्नर को पढ़ के ना, और मेल करना मुझे आप, जो मेल आईडी है redefquery@gmail.com, या आप वेबसाइट से देख लेना। आप एक बार मुझे मेल करके ज़रूर बताना जिसने भी पढ़ा होगा। चलो, अब जो मेजर लेजिस्लेशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे इंडिया में, वो कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जैसे कौन कौन से लेजिस्लेशन है? इंडियन पीनल कोड 1860, एंड देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। हिस्ट्री क्या रही है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की? तो ये एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट होता है इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस, और धर्मा का कंसेप्ट जब आता है वहीं से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी राइट कंडक्ट के जितने भी रूल्स हैं, वहाँ पर यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है कि सही आचरण के नियम क्या है,
कैसे हमें रहना चाहिए, कैसा कंडक्ट करना चाहिए, वो चीज़। फिर उसके बाद मनु ने धर्मशास्त्रा कोड लिखा था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू ज्यूरिस्ट है 2nd and 3rd सेंचुरी के। तो यहाँ से फिर और ज़्यादा आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो पहले धर्म आता है, जो रूल्स ऑफ राइट कंडक्ट जिसमें बताए जाते हैं, और फिर आता है धर्मशास्त्र, जो कि मनु के बारे में लिखा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा मतलब कंटेंट आपको हिस्ट्री से ही स्टार्ट करने, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में सारी चीज़ें गिवन थी। चाहे कोई भी सिस्टम की आप बात करो, हमारी हिस्ट्री में आप देखोगे उठा के कुछ ना आपको ज़रूर मिलेंगी ये चीज़ें। तो जिसका तो ऑप्शनल है, जैसे मेंस में या ऑप्शनल में, या किसी का ऐसा ऑप्शनल है जहाँ जहाँ भी ये टॉपिक आएगा वहाँ के लिए ये कंटेंट रेलेवेंट रहेगा। चाहे आप मेंस की पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे आप प्री की पॉलिटी में कहीं पढ़ रहे हो, चाहे आपका कोई ऐसा ऑप्शनल है जैसे PSIR ऑप्शनल है, या पबैड ऑप्शनल है, या सोशियो ऑप्शनल है, तो उसमें भी ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलेवेंट रहेगा। तो पॉलिटी जहाँ जहाँ आएगी, जहाँ जहाँ ये टॉपिक आएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट है। अब जो जुडिशियल हायरार्की है वो गुप्ता डायनेस्टी के रूल के टाइम पर बनाई गई थी। उसके बाद फिर जो टर्क्स आते हैं, मंगोल्स आते हैं, उन्होंने मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ को एनफोर्स किया था। फिर आता है इंडियन पीनल कोड, जो कि क्राइम को डिफाइन करता है और क्राइम के होने के बाद जो अप्रोप्रिएट पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए उसको डिफाइन करता है। और इसको 1860 में अडॉप्ट किया था बाय फर्स्ट लॉ कमीशन, और लॉर्ड मैकॉले इसके चेयरमैन थे। फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आता है, जो कि 1861 में इनैक्ट किया जाता है, जिसको बाद में नए कोड से लाया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है। इसको रिपील किया जाता है, न्यू कोड लाया जाता है 1974 में, जो कि आता है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के साथ। ये इंडिया की जो क्रिमिनल लॉ है उसका सेंस फॉर्म करते हैं। तो आप समझ रहे हो कितना पुराना टाइम से ये चलता आ रहा है और अभी तक कुछ नहीं रिफॉर्म हुआ इसमें। फिर 5 पिलर्स है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इंडिया में। कौन कौन से? सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करेगी। जैसे कोई क्राइम होता है सबसे पहले क्या आता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है, कहती है फॉरेंसिक टीम को बुलाओ फौरन, और फिर फॉरेंसिक टीम आती है, वो वहाँ से सबूत इकट्ठा करती है, फिर वहाँ पर लेके जाती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आएगी सबसे पहले। कौन आएगा? पुलिस। फोरफ्रंट में सबसे पहले पुलिस आएगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी, फॉरेंसिक टीम को भेजेगी। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनरी में से आता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कौन सी हो गई? CID हो गई, CBI हो गई, NIA हो गई। ठीक है, तो वो भी इस स्टेज पर इन्वॉल्व हो जाती हैं। फिर अगर कोई जैसे बड़ा केस होता है कि ये केस इसको ट्रांसफर किया जाए, हम इसकी मांग करते हैं वगैरह। फिर आता है प्रोसिक्यूशन की बारी। प्रोसिक्यूशन जो है वो गवर्नमेंट लॉयर कोई एक रोल प्ले करता है प्रोसिक्यूशन का, जिसमें वो ये बताता है कि हाँ जज साहब इसी ने ही ये खून किया है या इसी ने ही ये क्राइम किया है। तो वो प्रूव करता है बंदे को कि हाँ तूने गलत किया है। तो प्रोसिक्यूशन का बंदा वही होता है, गवर्नमेंट लॉयर का ये बंदा होता है वही। फिर है डिफेंस। डिफेंस कौन होगा? डिफेंस में तो वही होगा जो पर्सन को बचा रहा होगा, जो प्रोसिक्यूशन प्रूव कर रहा होगा कि हाँ इसने क्राइम किया है, डिफेंस लॉयर उसी को ही डिफेंड कर रहा होगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो ये अलाउ करता है कि दोनों ही पार्टीज की सुनकर डिसीजन बनाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ कल को गलत हो जाए, कोई इनोसेंट को सजा ना हो जाए। इसी वजह से नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये अलाउ करता है, और इसी वजह से एक डिफेंस लॉयर अक्यूज्ड को भी प्रोवाइड किया जाता है, या फिर जो सेकंड पार्टी होती है उसको, जिसके ऊपर इल्जाम होता है या जिसको सजा होने वाली होती है। तो ये अक्यूज पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर वो नॉट गिल्टी प्लीड करेगा। फिर आते हैं फोर्थ पार्टी इंपॉर्टेंट, जजेस। जजेस का ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग जो है उसी ही बेसिस पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। और जजेस ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी प्रोसीजरल लॉ के जितने भी चीजें रहती हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिले, प्रोसीजरल लॉ फॉलो किया जाए कि किस तरीके से लॉ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और इसमें ट्रायल के टाइम पे किसी के भी राइट्स वायलेट ना हो, तो अधिकार भी किसी के वायलेट ना हो, ये चीज की भी इंश्योर किया जाता है जजेस के द्वारा। फिर 5वें आ जाते हैं प्रिजन ऑफिशियल्स के। मान लो अभी जजेस ने फैसला सुना दिया और जज ने बोला कि हाँ आपको सजा दी जाएगी, तो अब वो जेल जाएगा। जेल में फिर जितने भी प्रिजन ऑफिशियल्स हैं उनका रोल आ जाता है। तो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रिजनर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, उनकी डेली नीड्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, इन सब का टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की होती है।
फिर कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं या लॉज हैं जो कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं इंडिया में। जैसे पहला है लोक अदालत। लोक अदालत क्या है कि एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। जितने भी डिस्प्यूट्स जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में अभी पेंडिंग है या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, उनको अच्छे से एमिकेबली बातचीत करके सेटल या कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। और इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिला है लोक अदालत को अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। नेक्स्ट है ओपन एयर प्रिजन्स। तो इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो प्रिजन में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाती है उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाए। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, किसी ने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। फिर जो ओपन प्रिजन्स हैं उनको ये काम दिया जाता है कि जितने भी ऐसे कन्विक्ट्स हैं जिन्होंने अपना सजा भुगत ली है या जिन्होंने एक अच्छा कंडक्ट दिखाया है कि बिहेवियर अब उनका अच्छा है या अच्छे से रह रहे हैं या उनको गिल्टी था, तो जो लोग ठीक से रह रहे हैं उनको हम ओपन प्रिजन्स में शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आधे ज्यादा ओपन प्रिजन्स जो है वो राजस्थान में है। फिर जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस जो है वो बच्चों का टेक केयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आई थी 2015 की, जिसमें चिल्ड्रन जिन्होंने कोई भी ऐसा क्राइम कर दिया है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये सारे प्रोविजन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में है। ये बच्चों के केयर और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है ये। फिर चैलेंजेस क्या आते हैं इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो जो भी जनरल क्रेडिबिलिटी है पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की वो बहुत ज़्यादा लो है। मेन प्रॉब्लम्स ही फर्स्ट हैंड पे यहीं पर ही आ जाती है, पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की ही प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी स्टेजेस पे तो बाद में जाती हैं फिर चीज़ें। तो बहुत सीरियस अनफंडिंग और अंडर स्टाफिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो पुलिस के लेवल पे देखो, जजेस के लेवल पे देखो और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे देखो, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा अंडर स्टाफिंग है। तो किसी भी लेवल पे आप जाओगे, अंडर स्टाफिंग, अंडर फंडिंग की प्रॉब्लम है, ना फंड्स मिल रहे हैं ना स्टाफ है ठीक से। फिर जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब लोग ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें स्लो हो जाएंगी, स्लो पेस पे काम करेंगी। फिर यहाँ पर दो मेजर इश्यूज आते हैं इंडियन पुलिस सिस्टम में। वो है कि अगर जैसे किसी भी बंदे को कस्टडी में लाया जाता है फिर उसके ऊपर वायलेंस किया जाता है, तो वायलेंस होता है जो मार पिटाई हो जाती है किसी बंदे की, या मार पिटाई करके उससे सज उगलवाना, ये सब चीज़ है ना। और या फिर अनड्यू पुलिस इंटरवेंशन या पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो जाता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि जैसे कोई भी पॉलिटिकल बंदा है कि ये नेता का बेटा है तो इसको बचाओ, है ना, वो वाली चीज़ें जब आ जाती है तो ये मेजर फ्लॉज है, मेजर इश्यूज है इंडियन पुलिस सिस्टम के, जिससे जस्टिस डिलीवरी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस चेन के, जिसमें लैक ऑफ इंटीग्रेशन है कि एक कॉम्पोनेंट से दूसरा कॉम्पोनेंट कनेक्ट होना चाहिए बट यहाँ पर नहीं है, तो एक लैक ऑफ इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। कुछ सजेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने की नीड है। इतना ज़्यादा ऐसे अनप्रोफेशनल वे में नहीं कर सकते कि वायलेंस कर दिया कस्टडी में या फिर नेता के बंदे को बचाओ, बच्चे को बचाओ या ऐसा कुछ। ये सब चीज़ों में थोड़ा सा कम करना चाहिए ये सब चीज़ें, और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाना चाहिए। हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म की नीड है और यहाँ पर इनको लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए इस पूरे सिस्टम में। फिर बहुत जो सीरियस ऑफेंसेस हो जाते हैं उनको स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन के पर्पस में क्लासिफाई कर देना चाहिए कि ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, तो इसको अब कोई भी जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है उसमें डील किया जाएगा या उस वे में डील किया जाएगा। फिर जितने भी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशंस है, जब पुलिस आती है और वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को चीज़ें दे देती है, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होनी ज़रूरी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का और इन्हांसमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज रह जाती हैं, फिर चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे DNA, फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इनको इन्हांस करना ज़रूरी है। फिर सिस्टम ऑफ प्ली बार्गेनिंग, जो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में रेकमेंड भी किया था, इसको प्रोसेस ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। फिर सिटीजन का जो कॉन्फिडेंस है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको भी इन्हांस करने की ज़रूरत है। अब उसका भी मेजर फ्लॉज हैं, सिंस इतना अंडर स्टाफिंग, अंडर फंडिंग है, तो पुलिस भी कहीं ना कहीं फिर दिक्कत क्रिएट कर देती है।
तो उस केस में एक जब तक करप्शन कम नहीं होगा पुलिस में ही, तब तक लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हांस नहीं हो पाएगा। तो अगर इन्हांस करना है तो उसके लिए आपको पुलिस को भी थोड़ा सा अकाउंटेबल होना चाहिए। कुछ पुलिस ऑफिसर जो अच्छे से जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, उनकी वजह से भी सिटीजन्स का जो कॉन्फिडेंस होता है वो इन्हांस हो जाता है। ठीक है। प्ली बार्गेनिंग अगर किसी को नहीं पता है तो प्ली बार्गेनिंग बेसिकली होता है कि मान लो कि प्रोसिक्यूशन है, मतलब कि जो ये प्रूव करता है कि हाँ जज साहब इसी ने ही खून किया है, ठीक है, या फिर कोई क्राइम किया है, और दूसरा होता है डिफेंस। डिफेंस होता है, तो ये दोनों पार्टीज होती हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर अग्रीमेंट हो जाए, ठीक है, तो अगर अग्रीमेंट हो जाता है जहां पर जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी प्लीड करता है कि मुझे कोई कम वाले ऑफेंस में आप अगर डाल दो या फिर कोई लेसर ऑफेंस के लिए सजा दिला दो, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफेंस। मान लो एक बंदे ने बहुत सारे ऑफेंस कर दिए कि ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें, मतलब चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, सब चीज़ें कर दी। तो वहाँ पर अगर वो बंदा ये प्लीड करता है कि मुझे आप सिर्फ मर्डर के चार्ज में या फिर सिर्फ चोरी के चार्ज में फंसा दो, बस इतना ऑफेंस लगा दो, मल्टीपल ऑफेंसेस मत लगाओ। तो अगर कोई लेसर ऑफेंस के लिए गिल्टी प्लीड करता है, ठीक है, कि ताकि उसको थोड़ा सा कम सेंटेंस मिले, है ना, या फिर कोई एक स्पेसिफिक सेंटेंस ही मिल जाए, या फिर बाकी के चार्जेस से छुटकारा हो जाए, तो ये जो अग्रीमेंट हो जाता है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के बीच में, इसको हम लोग प्ली बार्गेनिंग कहते हैं, कि एक बार्गेन हो जाए काइंड ऑफ। ठीक है। तो ये सब चीज़ों की बात की जाए, जितने भी सपोर्ट करते हैं लोग प्ली बार्गेनिंग को, ये कहते हैं कि थोड़ा कोर्ट की प्रोसीडिंग भी इसमें जल्दी हो जाती है और एक कन्विक्शन भी गारंटी हो जाता है। जबकि जो ओपोनेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं इसमें कि ढंग से जस्टिस तो डिलीवर नहीं हुआ ना, मतलब जिस बंदे ने जो जो क्राइम किए हैं उसके लिए तो सज़ा नहीं मिली ना। तो ये चीज़ रहती है प्ली बार्गेनिंग में। अब कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि जो एम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसका एम यही है कि क्रिमिनलिटी जो है सोसाइटी में वो रिड्यूस हो। जितने भी मॉरल ग्राउंड्स है ना वो आपको कंक्लूजन में लिख देने हैं, सारे जितना भी आपको मॉरल वैल्यूज आती है वो आपको कंक्लूजन लिखना है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इन दी एंड एम यही है, सोसाइटी में क्रिमिनलिटी रिड्यूस हो, मैक्सिमम डिटेक्शन हो रिपोर्टेड क्राइम्स का, और जितने ज़्यादा क्राइम पकड़े जाएं उन एक्यूज लोगों को सज़ा मिले, डिले नहीं होना चाहिए सज़ा में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो उसके बाद अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिले ताकि जस्टिस मिले, फिर दोबारा से ये क्राइम रिपीट ना हो तो उसका भी इंश्योर किया जाए, क्राइम रिपीट करने से उस बंदे को भी प्रिवेंट किया जाए, या कोई और पर्सन अगर क्राइम करने वाला है उसको भी प्रिवेंट किया जाए। ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर कंक्लूजन में जो आपको लिखनी है। बस इतना ही था ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी करेंगे, तो थोड़ा सा हम अब चेंज करेंगे टॉपिक्स। अभी तक हम बहुत सारे ऐसे ये वाले टॉपिक्स पढ़ रहे थे ना, हेट स्पीच हो गया, प्रिजन रिफॉर्म्स हो गया, फिर ये डेथ पेनल्टी, आज ये पढ़ रहे हैं हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो अब ये वाले टॉपिक्स हो गए कंप्लीट, इसी के आसपास आएगा क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ। ठीक है। तो प्रिपेयर करना आप इसमें से ही। और कोई भी इशू हो या कुछ भी पूछना हो, या आंसर राइटिंग कैसे करनी है या फिर कैसे इसका आंसर लिखें, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता दूंगी आपको, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा आंसर करना। बहुत बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है आंसर करने का। ये वाला जो फॉर्म है हम लोग मेंस आंसर बिल्डिंग में भी कर रहे हैं अभी। तो मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स अगर आप देखोगे उसमें बहुत ईज आउट होएगा। हम आपको अभी मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर अंदर लेक्चर आ जाएगा इसका भी। इसको आप एक बार चेकआउट करना, बहुत ईजी वे है, उसका गारंटीड आपका क्वेश्चन बनेगा और बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर होगा आपका। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।